अलग अलग सेक्टर्स के लिए तमाम बड़े ऐलान किए हैं और मध्यम वर्ग के लिए इस बार पिटारा खोल दिया गया है। दो बड़े सैलरी क्लास के लिए ऐलान है, एक तो सैलरी डिडक्शन को बढ़ा दिया गया है, तो वही दूसरी तरफ न्यू टैक्स रिजीम में भी बड़े बदलाव किए गए हैं। आसान भाषा में न्यूज 18 राजस्थान पे सबसे पहले बजट से जुड़ी हुई तमाम हाइलाइट्स आपको बता रहे हैं और आखिरकार कितनी राहत आप लोगों को मिली है यह भी हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। खास मेहमान, खास पैनल भी लगातार हमारे साथ बना हुआ है। आइए एक बार फिर से इंट्रोड्यूस कराते हैं। संजय शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ है। बहुत बहुत स्वागत सर एक बार फिर से आपका। सुरेश गर्ग जी हमारे साथ बीजेपी से मौजूद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत। निसार अहमद साहब, पॉलिसी एक्सपर्ट, बहुत बहुत स्वागत आपका भी। और साथ ही साथ कांग्रेस से भी खास मेहमान यादव साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। मैं सबसे पहले सुरेश गर्ग जी आपके पास आना चाहूंगा। ये अभी जब चर्चा कर रहे थे तो संजय सर ने कहा कि ये बेरोजगारी पर हमला करने की एक कोशिश है, जिसमें दिखाई देता है लगातार चिंता की बात बेरोजगारी देश में है, भले ही उसको माना जाए कि नहीं माना जाए, लेकिन इस बजट में वो दिखाई देता है। मैं इसको ये कहूं कि क्या ये बेरोजगारी पर सर्जिकल स्ट्राइक है और ये सफल होगी? देखिए, निश्चित रूप से बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा और जो बजट आया है बहुत ही अच्छा बजट आया है। आपने एक नई स्कीम अभी लागू की है, एम्प्लॉयमेंट इंसेंटिव स्कीम। अगर नियोक्ता नए एम्प्लॉयमेंट देता है तो उसको 1 महीने की सैलरी केंद्र सरकार देगी। ये जो PLI प्रोडक्ट लिंक स्कीम है उसी तरीके की एक स्कीम लागू की है कि अगर नया एम्प्लॉयमेंट मिलता है तो उसको 1 महीने की सैलरी केंद्र सरकार देगी और 2 साल तक 5,000 रुपए प्रति माह नियोक्ता को मिलता रहेगा। तो ये बहुत अच्छी स्कीम है। ये स्टैंडर्ड डिडक्शन के अंदर 50,000 से 75,000 किया है। ये भी बहुत अच्छा स्वागत योग्य कदम है कि सैलरी, क्योंकि सैलरी क्लास है वो टैक्स भी पे करते हैं, ज्यादा पे करते हैं, उनको 50,000 से 75,000 रुपए किया। पेंशन, फैमिली पेंशन स्कीम में 25,000 किया है। टैक्स रिजीम में 3 लाख तक 5% है, 3 से 7 तक 10% है, 10 से 12 तक 15 और 12 से 15% तक 20% और 15 लाख से ऊपर से 30%, यानी कि 17,500 रुपए टैक्स के अंदर फायदा आम आदमी को दिया है। तो मैं ये स्वागत योग्य बजट है। और नई स्कीम, जैसे कृषि के क्षेत्र के अंदर भी कई सारी की स्कीम लागू की है। कृषि पर आते हैं, पहले नौकरी की बात एग्जैक्टली मैं इसी पे पॉइंट पाना चाह रही थी। और आप तो बुरी प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष कैसे देखता है ये भी हम कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़े उनसे पूछेंगे। अरबाज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बड़े इंडस्ट्रीज नामी गिरामी उद्योगपतियों के साथ वहां पर जुड़े हुए हैं। अरबाज, चूंकि यहां पर सरकार ने फोकस किया है किस तरीके से रोजगार सृजन किया जाए, 3 इंसेंटिव स्कीम भी शुरुआत करने की बात कही गई है, क्या वहां पर अब उद्योगपतियों के बीच में या प्राइवेट सेक्टर के अंदर वो भरोसा जग पा रहा है कि वो रोजगार देकर आए? अरबाज तक यादव जी के पास चलिएगा। बिल्कुल यादव जी, आप को कैसा लगा विपक्ष के तौर पर, चूंकि यहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे थे कि दलितों के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए खास तौर पर काम होना चाहिए। आपको लगता है आपकी उम्मीदें यहां पर पूरी हुई हैं इस बजट से? अमीर मित्रों की सरकार का बजट कैसा हो सकता है आप उम्मीद कर सकते हैं। 10 साल से जुमले और झूठ के अलावा इस सरकार ने कुछ नहीं किया। आज भी जुमले और झूठ, 10 लाख करोड़ रुपए का जिक्र आता है, बाद में कहा जाता है 2.2 लाख करोड़ रुपए। 2 करोड़ मकान देंगे, 3 करोड़ मकान देंगे, धरातल पे कितने उतरे? ये जुमलों का बजट है, झूठ का बजट है, कुछ चंद अमीर लोगों का बजट है। 140 करोड़ भारतीयों की प्रधानमंत्री और देश भाजपा बात करती है, लेकिन 140 करोड़ भारतीयों की संभावना के ऊपर कुटारा घात का बजट है ये। यहाँ पे कुछ नहीं है। एग्रीकल्चर की बात की, लेकिन एग्रीकल्चर को क्रश करने की बात की। जो एग्रीकल्चर 60% से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट देता है इस देश में, उस एग्रीकल्चर को दरकिनार किया गया, युवाओं को धोखा दिया गया। मेक इन इंडिया और स्किल इंडिया की बात करने वाले 10 साल में भी स्किल इंडिया के नाम पे 20,000 उदाहरण देके बताओ ना। सुनिए, मैं भी बदतमीजी करूंगा, यदि आप बदतमीजी में आओगे तो मैं भी बदतमीजी करूंगा। चुप रहिए, चुप रहिए। एक बात सुन लीजिएगा,
और जो आप सफाई देना चाह रहे हैं, जिसका जवाब देना चाह रहे हैं, फिर दे दीजिए। समझ के बोलिए, वरना एक लाइन नहीं बोलने दूंगा मैं। जब आपका नंबर आया सच्चाई बताइए कि बजट के अंदर फायदा हुआ है, नहीं हुआ? आपको अगर बजट में कोई कमी हो तो वो बताइए। मुझे लगता है कि आरोप बहुत पहले से चलता रहा है और बजट के बाद ये अमूमन होता ही है, जो हम स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं। बेहतर होगा कि युवाओं के पास ही हम चल लेते हैं, क्योंकि हिमांशु कोटा से जुड़ गए हैं। कोटा जो कि कोचिंग नगरी। हिमांशु, यहाँ पर साफ तौर पर कहा गया है कि 2 लाख करोड़ रोजगार मुहैया कराने के लिए सरकार की तरफ से खर्च किए जाएंगे, तो वहां युवा क्या उम्मीद कर रहे हैं कि जो चैलेंज रोजगार का उनकी तरफ था वो अब खत्म होगा, उन्हें मिलेगी अब नौकरी? देखिए, रोजगार को लेकर के युवाओं की तरफ से पूरे देश भर में मांग उठ रही थी। 2 लाख करोड़ का जो ऐलान किया है, निश्चित तौर पर युवाओं को ये बड़ी राहत कही जा सकती है। लेकिन फिलहाल जिस सेक्टर के साथ में हम हैं वो है केंद्रीय कर्मचारी, रेलवे ट्रेड यूनियन में हम हैं और रेलवे से जुड़े हुए कर्मचारी अधिकारी फिलहाल हमारे साथ में है। कर्मचारी वर्ग इस बजट को किस तरह से देखता है, ये सर आपसे समझना चाहेंगे। इस बजट पर आपकी राय, आपकी प्रतिक्रिया। रेल कर्मचारी जो हैं काफ़ी आशान्वित हैं, काफ़ी लंबे समय से वो इच्छा रख रहे हैं कि टैक्स रिजिम में कुछ चेंज हो। साथ ही साथ जो रिक्तियां हैं आज की तारीख में भारतीय रेल के अंदर, उन रिक्तियों को भी भरने की कोई व्यवस्था हो, क्योंकि हम देख रहे हैं विगत दिनों काफ़ी एक्सीडेंट हुए हैं, कई कैजुअलिटी हुई हैं, काफ़ी नुकसान हुआ है, तो वो रिक्तियां। अब ओवरऑल इस बजट पर आपकी प्रतिक्रिया? अभी रेल के लिए ऐसा कुछ उन्होंने बोला नहीं है, पर हाँ टैक्स रिजिम पर जो उन्होंने बोला है उससे लगता है कि कुछ लाभ होगा। पर हमारा जो स्पेशल फोकस था वो था एनपीएस को हटा करके ओपीएस को लाना, तो उस ओपीएस पर अभी माननीय वित्त मंत्री महोदया ने कुछ घोषणा नहीं की है, पर हमारा है अभी भी कि शायद अंत में कुछ वो उस पर कहें। क्या कहेंगे, किस तरह से देखते हैं? अभी तो जैसा कि हम सब कर्मचारियों का एक ही है कि ओपीएस को लागू किया जाए, और हमारा ये है कि टैक्स रिजम्स में जो है उसमें जो छूट मिले वो स्पष्ट मिले, और उसमें ज़्यादा इधर उधर का ना हो कि स्पष्ट हमें, जैसे नई स्कीम जो हमने इन्होंने टैक्स की दी है उसमें भी हमें छूट मिलनी चाहिए, ताकि कर्मचारियों को वित्तीय लाभ हो, और विशेष रूप से जो पेंशनर्स आने वाले हैं उनको भी छूट मिले उसमें। जी, इस बजट में कर्मचारियों को लेकर अभी तक कोई ऐसी घोषणा नहीं कही कि जैसे कर्मचारी को डायरेक्ट बेनिफिट मिले। कर्मचारी ओपीएस के इशू पर काफी सक्रिय थे और धरने प्रदर्शन काफी हुए, लेकिन ओपीएस के बारे में अभी तक कुछ नहीं बोला गया। और कर्मचारी के अलावा बेरोजगारों की समस्या बहुत बड़ी है। रेलवे में काफी रिक्तियां हैं, उनको भरने का प्रयास अभी तक नहीं किया गया। हम बजट से उम्मीद करते हैं कुछ रिक्तियां भरी जाएंगी। जी सर, क्या कहेंगे इस बजट से? देखा आपने? बजट बराबर है, लेकिन इसमें कर्मचारियों के लिए विशेष कोई खास नहीं है, और खासकर रेल कर्मचारियों के लिए विशेष नहीं है। हम ओल्ड पेंशन की उम्मीद कर रहे थे, ओल्ड पेंशन योजना करे, अभी तक तो वित्त मंत्री जी ने कुछ ऐसा बोला नहीं। तो ऐसी कोई चीज जो आपको क्लिक की हो, जो आपको लगता है कि कर्मचारियों के हित में हो? कर्मचारी के हित में अभी पूरा बजट चल रहा है। रेलवे के यही अपन तो धरना प्रदर्शन कर रहे थे कि ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम पे कुछ आएगा, अभी कुछ क्लियर नहीं हुआ है। परंतु अभी जो न्यू पेंशन ये नए उसमें जो दिया है, नए रिजीम में, उसमें देखते हैं कितना फायदा होता है और आगे। जो सर, और अगर बात करें ओवरऑल इस बजट की बात करें तो उस लिहाज से कैसा ये बजट नजर आता है? देखिए, स्पेशली हमारा फोकस रेलवे उस पर ही है, और जी। इसमें मैं कहना चाहूंगा कि सेफ्टी कैटेगरी से जो जुड़े हुए हैं, तो कोटा के लोगों की रिएक्शन यहाँ पर हिमांशु मित्तल जब ले रहे हैं तो विशेष रूप से का जिक्र यहाँ पर किया जा रहा है, और रेलवे को लेकर जरा सा भी कहीं एक्सीडेंट होता है तो यहाँ पर नजर नहीं आई है। हालांकि ओपीएस कभी एजेंडा में बीजेपी सरकार के रहा नहीं है, तो हाँ ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन इस पर क्लेरिफिकेशन की भी एक मांग की जाएगी, जा रही है लगातार कि आप देंगे कि नहीं देंगे। उस पर भी अभी कुछ साफ स्पष्ट नहीं कहा जा रहा है कि हम देंगे या नहीं देंगे। अब आइए जयपुर का रुख करते हैं। राजधानी जयपुर में हमारे सहयोगी सौरभ गृहस्थी मौजूद हैं। पहली रिएक्शन बजट के बाद जयपुर वासियों की, सौरभ। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मेरे साथ कुछ महिलाएं हैं जो अलग अलग क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं। चूंकि महिलाओं को लेकर इस बजट में 3 लाख करोड़ की घोषणाएं जो है वो हुई हैं, उनके लिए अलग अलग तरह की योजनाओं के लिए ये खर्च जो है वो किया जाएगा। महिलाएं किस प्रकार से सोचती हैं वो जानने की कोशिश करते हैं। चूंकि आपसे जानना चाहेंगे, आप एजुकेशन से जुड़ी हुई हैं, किस प्रकार का ये बजट आपको लगता है, क्या पहली प्रतिक्रिया आप देना चाहेंगी?
सबसे पहले तो मुझे ये देखकर बहुत अच्छा लगा कि 2,40,00,000 करोड़ का जो प्रावधान हमारे पीएम सर ने रखा बजट के लिए, और क्योंकि मैं एजुकेशन से रिलेटेड हूँ और मैंने देखा कि बहुत ही एक एक्सीलेंट चीज़ मुझे देखने को मिली कि 500 कंपनियों को 1 करोड़ स्टूडेंट्स के इंटर्नशिप देने का जो वादा किया गया, मतलब इट्स अ सो एक्सीलेंट आइडिया। और जो अर्बन एरियाज है उसमें रोजगार तो होते हैं लेकिन पर्सनल स्किल्स नहीं होते, उसके लिए भी इसमें मैम ने बोला है कि जो इनकी अपग्रेड होंगी, इंस्टीट्यूट्स जो अपग्रेड होंगे, तो आई एम सो हैप्पी विद इट। आप खुश हैं, आप युवा भी हैं, आप बताएं किस प्रकार से देखती हैं इस बजट को आप? तो मैं ये समझती हूँ कि बहुत समय बाद इतना प्रोग्रेसिव बजट देखने को मिला है जिसमें युवाओं पे, महिलाओं पे इतना फोकस किया गया है। युवाओं को बेरोजगारी के पैसे नहीं थमाए गए, उनको रोजगार दिया गया ताकि वो उम्र भर पैसे कमा सके। एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, इंटर्नशिप सब कुछ मिला के युवाओं को बेसिकली ये सिखाया जा रहा है कि आप अपना पैसा कमाओ तो किसी को पैसा थामने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो अपनी आजीविका खुद निकाल सकते हैं। और दूसरा, एक महिला होने के नाते जैसा कि आपने कहा कि महिलाओं के लिए काफी बड़ा बजट एलोकेट किया है, हॉस्टल्स बनाए हैं, और मैं समझती हूं कि जब ये सोच आ जाती है कि महिलाओं के लिए क्या करना है तो उन चीजों को डेवलप करना और मेंटेन करना भी आसान हो जाता है। जब हॉस्टल बन जाएंगे तो मुझे लगता है कि वो डेवलप भी हो जाएंगे, मेंटेन भी हो जाएंगे और यूज भी हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो पर्यटन के बारे में जानना चाहेंगे, आप पर्यटन से भी जुड़ी हुई हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, किस प्रकार से देखते हैं आप इस बजट को? देखिए, ये नए भारत के संकल्पों का बजट है। मैं मानती हूँ ये विकसित भारत का बजट है, और ये एक महिला सशक्तिकरण को देखा जाए तो महिला सशक्तिकरण का बजट है, युवाओं के उड़ान का बजट है। यहाँ पे शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, महिलाओं के लिए, बेरोजगार जो हैं उनके लिए 1 करोड़ का जो प्रावधान रखा गया है बहुत ही अच्छा है। पर्यटन के स्तर पे भी उन्होंने जो झारखंड, उत्तराखंड सभी जगह पे जो उन्होंने लोकेट किया है, जो पिछली आपदाओं की वजह से जो नुकसान हुआ था वहाँ पे उन्होंने जो बजट रखा है बहुत ही सराहनीय बजट है। और यहाँ पे जो युवा है जिनके लिए इन्होंने रोजगार के साथ साथ में जो EPFO फंड है उसके लिए जो 15,000 की सब्सिडी दी है वो बहुत ही काबिले तारीफ है। और साथ साथ में जो महिलाओं के लिए MSME और इनके लिए जो उन्होंने मदद रखी है, उनको स्किल डेवलपमेंट से लेके जो महिलाओं को उनके हॉस्टल से जोड़ के और उनको आगे उनकी सुरक्षा का एक कहते हैं कि प्रावधान रखा है, वो बहुत ही सराहनीय है। और जो यहाँ पे अगर जिस तरह से विकास होगा देश का, तो पर्यटन क्षेत्र से लेकर यहाँ की अर्थव्यवस्था में बहुत अधिक सुधार होने वाला है। तो मैं ये कहूंगी कि ये विकसित भारत में सुधार होने वाला है। आप बुजुर्ग हैं, आप क्या सोचती हैं? आपके लिए भी कुछ है इसका इस बजट में? देखिए, ये बोलना नहीं चाह रहे, लेकिन जिस प्रकार से तमाम अलग अलग महिलाओं के लिए फोकस है, और यहाँ पर वित्त मंत्री ने साफ तौर पर कहा था कि युवा, महिला, किसान, गरीब, हम 4 फैक्टर्स पे लगातार हम कार्य करते आए हैं। लेकिन इन सब के बीच में यहाँ पर कांग्रेस के प्रवक्ता भी यादव साहब हमारे साथ जुड़े। यादव साहब, इसके बाद मैं अरबाज के पास भी जाऊंगी, कुछ लोगों के साथ जुड़े। लेकिन यादव साहब, छोटा सा रिएक्शन आपसे, चूंकि आप लोग ये कहते थे कि सहयोगियों का ख्याल मोदी सरकार रखती नहीं है, यहाँ तो दिल खोल दिया आंध्र प्रदेश के लिए और बिहार के लिए, आप क्या कहेंगे? मुझे लग रहा है यादव साहब तक आवाज नहीं पहुंच रही है। ठीक है, अरबाज का हम रुख करते हैं, बहुत जल्दी से रिएक्शन लेते हैं। अरबाज, अगर आपका हमारा ऑडियो अब तक पहुंच रहा हो, जरा बात कीजिए वहां पर किस तरह से इस बजट को देख रहे हैं। जो उम्मीदें लगाकर बैठे थे मोदी सरकार 3.0 का पहला बजट, क्या वो उम्मीदों पर खरा उतरा है बजट? जी बिल्कुल, देखिए बजट को लेकर के जो विश्लेषण का दौर जारी है, इंडस्ट्रीज के लोग हैं, अलग अलग सेक्टर के लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं तो किस तरह से देखते हैं, एनालाइज करते हैं बजट को। अगर छोटे लफ्जों में या कम शब्दों में कहा जाए तो क्या इम्पैक्ट रहेगा? देखिए, ये बजट जो रहा है काफी अच्छा बजट रहा है, जो कि MSMEs के ऊपर और यूथ एम्प्लॉयमेंट के ऊपर केंद्रित रहा है। गवर्नमेंट ने 3 नई स्कीम्स निकाली हैं और पिछली जो एक स्कीम थी उसको भी आगे एक्सटेंड किया गया है। साथ में MSMEs के लिए जो है क्रेडिट गारंटी स्कीम, उसका वर्णन किया गया है, और जो स्ट्रेस्ड एसेट्स होते हैं, बिजनेसेस होते हैं, उसके लिए कोई गवर्नमेंट फंडिंग बना रही है जिसका वर्णन किया गया है। डिटेल्स जो है इनकी बाद में आएगी, लेकिन इस बार बजट के अंदर सरकार का जो ध्यान है वो पूरा का पूरा MSMEs के ऊपर, यूथ एम्प्लॉयमेंट के ऊपर रहा है। और एग्री के अंदर भी इन्होंने ध्यान दिया है, जो फार्मर्स रिलेटेड डिजिटल स्ट्रक्चर बनाने का इन्होंने प्रयास कर रहे हैं।
स्किल डेवलपमेंट के प्लान को कितना बेहतर मानता है, किस तरह से वो युवाओं को आगे रोजगार के लिए तैयार करे? देखिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए अगर मैं बताऊं आपको, तो मेरी समझ से इसके अंदर आईटीआई से लेकर के जो टॉप 500 कंपनीज ऑफ इंडिया है, उसके अंदर सभी प्रकार की सभी श्रेणी के जो नए एम्प्लॉयज हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए किया गया है। टॉप 500 कंपनीज के अंदर जो जाएंगे उन लोगों को एक ग्लोबल एक्सपोजर जो होता है कंपनीज का, काम करने का तरीका है, वो आएगा और वो एक चेन है जो नीचे तक पूरी जाएगी और इसका एक्सपोजर लेवल जो है जो युवाओं को है काफी प्रोत्साहित करेगा। तो युवाओं को प्रोत्साहित करने वाली बात आपने बताई, कहीं ना कहीं किसानों के लिए भी काफी इम्पैक्ट रहेगा जो एग्री कल्चर के लिए अगली जनरेशन का विजन प्लान किया गया। बिल्कुल, किसानों के लिए भी जो प्लान किया है, जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हुई है, उसके अंदर किस प्रकार से जो उनका टर्न अराउंड टाइम है सेलिंग के लिए जो वो है उसको काफी ध्यान में रखा गया है इस बजट के अंदर। तो आगे जाकर के उसके रिजल्ट बहुत अच्छे आने चाहिए। ठीक है, एमएसएमई का जिक्र हुआ है यहाँ पर। सनी शर्मा जी, आपसे मैं रिएक्शन लेना चाहूंगी, वरिष्ठ पत्रकार भी हैं। सनी शर्मा जी, एमएसएमई को क्या यहाँ पर अब ऑक्सीजन मिलेगी? जो पेंडेमिक के बाद लगातार धड़ाम था, 100 करोड़ तक के कर्ज के लिए गारंटी की जरूरत नहीं होगी, ये भी एक बड़ा ऐलान किया गया है एमएसएमई के लिए। देखिए, ये मैं पूरी डिटेल्स तो नहीं बता सकता, पर एमएसएमईज की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही रहती है कि उनकी जो फाइनेंशियल्स को देखते हैं उसके आधार पर उनको लोन मिलना मुश्किल हो जाता है। सरकार का इरादा होता है कि उन्हें लोन मिले और वो दोबारा से खड़े हो पाएं, लेकिन जब बैंक्स के पास वो जाते हैं तो उन्हें ये चुनौती फेस करनी पड़ती है, क्योंकि बैंक अपने फाइनेंशियल सिक्योरिटी के एंगल से देखती है, तो सरकार की सपोर्ट निश्चित तौर पर उन्हें दोबारा खड़ा होने में मदद करेगी। लेकिन हमें एक बात देखनी होगी कि जो एमएसएमईज हैं वो एक दुनिया भर में एक दूसरी तरह की चुनौती से को फेस कर रही हैं, जिसे फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी बोलते हैं। जो हो ये रहा है कि पूरी दुनिया में जो ग्रोथ के ड्राइवर्स हैं वो बड़ी बिग चैंपियन कंपनीज हैं। आपको गूगल, आपको माइक्रोसॉफ्ट, इस तरह की कंपनीज की तरफ बढ़ता जा रहा है। जो एमएसएमईज हैं वो आमतौर पर सिर्फ शेयर मार्केट में उन कंपनीज में पार्टिसिपेट करने की स्थिति में रहती है, क्योंकि जो फैक्टर्स हैं जैसे लेबर का अवेलेबिलिटी है, क्वालिटी लेबर मिलना है, सबसे रिस्क में कौन